वेलकम एवरीवन। हम पीएससी के जितने पेपर्स करने थे कर चुके हैं। इसमें ये सबसे लास्ट पेपर बचा है, तो अब इसको बहुत अच्छे से करना है। और आरपीएससी के अभी तक जितने पेपर हुए हैं, पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, हम सारे ही कंप्लीट कर चुके हैं। ये लास्ट पेपर का लास्ट पार्ट है। आरपीएससी 2021 का हमारा ये पेपर है और सोशियोलॉजी का ये पेपर है सेकंड। पेपर फर्स्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पेपर सेकंड में केवल 50 क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं, तो उनको फटाफट करेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 4 अक्टूबर को हुआ था 2021 में। और इसमें क्वेश्चंस तो बहुत आसान आसान पूछे गए थे, बहुत कम टाइम में हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो इसलिए आपको इस पूरी वीडियो को देखना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे तो ये तो पता ही है, बहुत सिंपल सिंपल है तो हम कर लेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। तो रिवीजन के पर्सपेक्टिव में आपको फटाफट इनको रिवाइज करना है कि आपका दिमाग कैच कर पा रहा है या नहीं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर संरचनावाद की व्याख्या करते हुए किस विचारक ने विखंडन की अवधारणा को रखा। तो डीकंस्ट्रक्शन की बात कौन करते हैं, जब वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को एक्सप्लेन करते हैं। डिकंस्ट्रक्शन की और कोई भी बात नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ डेरिडा करते हैं। तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बुक पूछा है, जीनोलॉजी ऑफ पावर बुक किसकी है। तो जीनोलॉजी ऑफ पावर बुक जो है वो फूको की है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, देखिए कितनी सिंपल सिंपल बुक्स पूछी गई हैं। तो ये किसकी है, पीटर बर्जर एंड थॉमस लकमैन की है। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। और अगर आप सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी थ्योरी को समझना चाहते हैं तो मस्ट विजिट माई लेक्चर पीटर बर्जर एंड थॉमस लकमैन का मैंने जो लिया है फिनोमिनोलॉजी में, आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है एक मेरी पीजीटी लेक्चर्स वाली, उसमें आप देख सकते हैं। समाजशास्त्र में कौन सा सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य समाज के घटकों भागों की अंतर्निर्भरता पर जोर देता है। विच थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी एम्फेसिस द इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी। तो इंटरडिपेंडेंस की बात कौन सा थ्योरी करती है, बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया है एंड आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि अंतर्निर्भरता की बात जो करता है वो सिर्फ एक ही थ्योरी है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है वो बात करती है अंतर्निर्भरता की। और वो कहते हैं कि सोसाइटी में विभिन्न अंग होते हैं, वो एक दूसरे से मिल के रहते हैं और एक दूसरे पर अंतर्निर्भर रहते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं और इस तरह से समाज का निर्माण करते हैं और समाज हमेशा चलता रहता है। नेक्स्ट है हमारा, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म डिस्क्राइब सोसाइटी एज। जो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक चिंतन है समाज का वर्णन करता है, किस तरह से करता है, सामाजिक संबंधों की एक अस्थिर संरचना के रूप में। एन अनस्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ सोशल रिलेशन, तो अनस्टेबल नहीं होगा, स्टेबल होता है। संघर्ष, असमानता और अलगाव के स्रोत के रूप में, अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इनइक्वालिटी एंड एलिनेशन, तो इसकी वो बात नहीं करता है। सूक्ष्म स्तर पर अंतःक्रिया के एक जटिल जाल के रूप में, अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरैक्शन एज माइक्रो लेवल की बात वो नहीं करता है, तो ये नहीं होगा। भूमिकाओं और संस्थाओं के एक मानक ढांचे के रूप में, नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क ऑफ रोल एंड इंस्टीट्यूशन, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म सोसाइटी को एक नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क ऑफ रोल्स एंड इंस्टीट्यूशन के रूप में डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैचिंग वाला, तो हम लोग इसमें बुक्स को मैच कर लेते हैं फटाफट कि कौन सी बुक किसकी है। तो हम लोग देखते हैं पहले, जॉर्ज रेटेजर की जो बुक है वो कौन सी है, मॉडर्न सोशोलॉजिकल थ्योरीज। अलेक्जेंडर की बुक हमारी सिंपल है, थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशोलॉजी। पार्सन्स की उससे भी सिंपल, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। लुहमान बचते हैं तो उनकी रिस्क का सोशोलॉजिकल थ्योरी है। तो बहुत ही सिंपल बुक्स पूछी गई थी। ए में 2 है, ए में 2 हमारा जो है वो 2 में है, और 2 में हमारा 4 है, 2 में 4 भी 2 में है, और सी में जो है वो 1 है। तो ये हमारा आंसर निकलता है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। किसने कहा नौ मार्क्स प्रकार्यवाद एक विकसित सिद्धांत के बजाय एक प्रकृति है। न्यू फंक्शनलिज्म इज अ टेंडेंसी रादर देन डेवलप्ड थ्योरी। तो ये तो बहुत फेमस है और मैंने जब आपको पढ़ाया है अलेक्जेंडर को तो बताया भी है कि वो कहते हैं कि जो न्यू फंक्शनलिज्म है वो एक टेंडेंसी है, ना कि डेवलप्ड थ्योरी। तो अलेक्जेंडर तो 2 में है, अलेक्जेंडर के साथ और कौन जुड़े हैं वो हैं कोलेमी। तो इनको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, आप जाके हमारा लेक्चर विजिट कर सकते हैं। जेफरी अलेक्जेंडर द्वारा नौ प्रकार्यवाद की कौन सी प्रचलित प्रवृत्तियां हैं, यानी
कौन सी टेंडेंसीज हैं नियो फंक्शनलिज्म की अकॉर्डिंग टू जेफरी अलेक्जेंडर, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो इसमें मल्टी डायमेंशनल की उन्होंने बात करी है और मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। लेफ्ट ओरिएंटेशन की उन्होंने बात करी, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया। आप देख लेना एक बार, टेंडेंसीज ज़रूर देख लेना, वो पूछते हैं कि कौन कौन सी टेंडेंसीज हैं। तो आपको सारी टेंडेंसीज पता होने चाहिए, ना कि यहाँ पे क्या लिखा है उससे आपको कोई मतलब होना चाहिए। डेमोक्रेटिक एनालिसिस ये भी एक टेंडेंसी है, तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। तो यहाँ पे तो ABC हमारा मिल रहा है। और अंडर प्लेइंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ये टेंडेंसी नहीं है, इसकी जगह केवल कॉन्फ्लिक्ट है। तो यहाँ पे ये टेंडेंसी हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेशन करके है, वो हो जाएगा आपका एक टेंडेंसी। तो इसलिए इन्होंने लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और सोचें कि क्या है। और अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो जाहिर सी बात है कि ये गलत हो जाएगा। तो डेमोक्रेटिक एनालिसिस है, कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेशन है, ये नहीं है। तो यहाँ पे ABC है जो वो करेक्ट आंसर है, आंसर 2। लेकिन और कौन कौन सी टेंडेंसी है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके साथ एक और टेंडेंसी है उनकी, उसका वो क्या है मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, वो है क्रिएटिविटी जो है वो भी इनकी टेंडेंसी है। तो ये टेंडेंसी है मल्टी डायमेंशनल, लेफ्ट ओरिएंटेशन, कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेशन, डेमोक्रेटिक एनालिसिस और क्रिएटिविटी। तो ये आपको लर्न कर लेना है। 2 ओरिएंटेशन की बात करते हैं जिसमें एक लेफ्ट है और एक है कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद मल्टी डायमेंशनल है, डेमोक्रेटिक एनालिसिस है और क्रिएटिविटी है। तो ये इनकी टेंडेंसीज हैं, ये आपको लर्न कर लेना है, आपके बहुत काम आने वाली है। ओके, नेक्स्ट है अगेन मैचिंग है वाला क्वेश्चन है, आपको मैच करना है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कोजर ने कौन सा कॉन्फ्लिक्ट की कौन सा उसकी बात करी। तो कोजर ने बात करी कॉन्फ्लिक्ट फंक्शनलिज्म की, तो यहाँ ऑप्शन हमारा 3 से मैच हो जाएगा। देन है होरोविट्स, तो वो किसकी बात करते हैं, वो करते हैं न्यू रेडिकलिज्म की। और डेहरेनडाफ जो है वो बात करते हैं डायलेक्टिकल सोशोलॉजी की। और हैबरमास जुड़े हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल से। तो इस तरह से हमारा इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 में 3 और 1 में 3 2 में है। और 2 B में 1, B में 1 भी 2 में है, C में 4। तो ये रहा ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोजर के सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लेन कोजर्स थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। तो वो आपको बताना है। तो संघर्ष एक सार्वभौमिक प्रघटना है, कॉन्फ्लिक्ट इज अ यूनिवर्सल फेनोमेना, बिल्कुल करेक्ट है। संघर्ष से विनाश होता है, कॉन्फ्लिक्ट लीड्स डिस्ट्रक्शन, तो विनाश की वो बात नहीं करते हैं। कोजर ने तो कहा संघर्ष समाज में ज़रूरी है, तो यही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघर्ष के कुछ सकारात्मक कार्य होते हैं, पॉजिटिव फंक्शंस होते हैं, बिल्कुल सही है। संघर्ष से सामाजिक परिवर्तन हो सकता है, बिल्कुल सही है। कॉन्फ्लिक्ट में लीड टू सोशल चेंज, तो यहाँ पे विनाश की बात उन्होंने नहीं करी, तो ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत शास्त्रीय संघर्ष सिद्धांतों के बौद्धिक मूल स्रोत माने जाते हैं। Who among the following were intellectual फाउंटेन हेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज। तो वो कौन हो जाएंगे, वो तो कार्ल मार्क्स ही हो जाएंगे, सबसे पहले उन्होंने ही इसकी बात करी। तो ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने स्वयं को एक संरचनात्मक मार्क्सवादी के बजाय एक वैज्ञानिक मार्क्सवादी कहा है। तो ये हैं जिसने साइंटिफिक मार्क्सिस्ट के बजाय अपने आप को स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट कहलाना पसंद करते हैं, तो वो हैं अल्थुजर। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा हैबरमास के बारे में सच नहीं है। तो विच ऑफ दीज इज़ नॉट ट्रू अबाउट हैबरमास। तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे वो न्यू मार्क्सिस्ट हैं, शिकागो स्कूल ऑफ थॉट जो है उसके हैं, या फिर फ्रैंकफर्ट स्कूल के हैं, या क्रिटिकल स्कूल ऑफ सोशोलॉजी के हैं। तो शिकागो स्कूल जो है वो किसकी बात करता है, शिकागो स्कूल बात करता है नगरीय समाजशास्त्र यानी अर्बन सोशोलॉजी की बात करता है, और पर्यावरण की बात करता है, और क्या करता है, इससे कौन रिलेटेड हो जाएगा, इससे पार्क बर्गे से रिलेटेड हो जाएंगे। तो ये जो हैं ये इससे रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे। और जो ये नियो मार्क्सिस्ट हैं और फ्रैंकफर्ट स्कूल से रिलेटेड हैं, क्रिटिकल स्कूल ऑफ सोशोलॉजी से रिलेटेड हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। हैबरमास से वो रिलेटेड नहीं है।
निम्न में से किसने घटनावादी सिद्धांत के विकास में भूमिका निभाई? तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ फेनोमेनोलॉजिकल थ्योरीज? तो इसमें कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएंगे अल्फ्रेड शूट्स ने भूमिका निभाई है, हैबरमास ने निभाई है, गार्फिंकल ने निभाई है, हसरल ने निभाई। तो बहुत अच्छे से पता है सूट्स और हसरल का काम है। तो ए और डी आंसर होना चाहिए। ए और डी किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने कहा शब्द सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं और सामाजिक रूप से ही समाज में अपना अस्तित्व बनाए रहते हैं? वर्ड्स आर सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड सोशली मेंटेन्ड। ये कोटेशन किसका है? बहुत ही फेमस है, पीटर वाजर का है। अगर आप देखें तो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी से इस क्वेश्चन को रिलेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम अगर बात करें किसने पहली बार शब्द एथनोमेथोडोलॉजी का यूज़ किया है? तो एथनोमेथोडोलॉजी का पहली बार किसने यूज़ किया है? वो हो जाएंगे गार्फिंकल, क्योंकि उन्हीं का इस पे काम है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। फ्रेम एनालिसिस का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? फ्रेम एनालिसिस की बात जो करते हैं वो भी गॉफमैन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। और पहले देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते थे, तो बहुत ही अच्छा पेपर बनता था। एथनोमेथोडोलॉजी के मेन जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं? विच अमंग द फॉलोइंग आर की एलिमेंट ऑफ एथनोमेथोडोलॉजी? तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव एक्शन एंड इंटरैक्शन की बात बिल्कुल उन्होंने करी है। रिफ्लेक्सिव एक्शन की बात वो करते हैं, तो ऑप्शन 1 तो करेक्ट ही है। द इंडेक्सिकलिटी ऑफ मीनिंग, संदर्भिकता का अर्थ, इसकी बात भी करते हैं वो। नॉन अवेयरनेस ऑफ द कंटेंट, तो नॉन अवेयरनेस लिखा है, यहीं से भी आप समझ सकते हैं अनभिज्ञता नहीं होगा। अफेक्टिव न्यूट्रलिटी, भावनात्मक तटस्थता, इसकी बात भी वो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव एक्शन और इंडेक्सिकलिटी ऑफ मीनिंग। आर्थिक असमानताओं के विनाश के बिना नारीवादी लक्ष्यों को महसूस नहीं किया जा सकता है, ये विचार किसका है? तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज इज एसोसिएटेड विद। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये कोटेशन जो है वो क्या कहना चाह रहा है? तो आर्थिक असमानताओं की बात कर रहा है, इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज की बात कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है? उदारवादी लिबरल फेमिनिज्म, समाजवादी सोशलिस्ट फेमिनिज्म, कट्टरपंथी नारीवादी यानी रेडिकल फेमिनिज्म, उत्तर आधुनिकतावाद पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ये बात कर रहा है सोशलिस्ट फेमिनिज्म यानी समाजवादी नारीवाद की ये बात कर रहा है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो लिबरल फेमिनिज्म होता है वो पूरा सिस्टम में चेंज करने की बात करता है कि सिस्टम ही ख़राब है, इसमें ही चेंज हो, इसकी बात करेगा। और सोशलिस्ट फेमिनिज्म जो है वो इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ की बात करेगा, असमानता की बात करेगा। और उसके बाद जो रेडिकल फेमिनिज्म है वो बात करता है कि पूरा का पूरा ही चेंज होना चाहिए, मतलब पूरा बदल जाना चाहिए, जो भी है इसको हटा देना चाहिए। और पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो अलग अलग मुद्दों पे बात करता है और छोटे छोटे जो फुट नोट होते हैं उन पे बात करता है। तो ये इसके अलग अलग पॉइंट्स रहते हैं, उस पर वो बात करेगा। नेक्स्ट है बेकर और सारंता कोष के अनुसार निम्न में से सामाजिक अनुसंधान का कौन सा सैद्धांतिक उद्देश्य नहीं है? तो थ्योरेटिकल गोल ऑफ सोशल रिसर्च कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन हो गया, सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम हो गया, फल्सिफिकेशन हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया। तो इसमें जो नहीं है वो हो जाएगा सामाजिक समस्याओं का समाधान करना, कोई सैद्धांतिक इसका उद्देश्य नहीं होता है। बाकी जो है वो सारे ही इसके उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट है वह पद्धति जिसमें किसी विशेष समुदाय समूह संगठन का व्यवस्थित और विस्तृत अध्ययन किसी समस्या के सामाजिक समस्या के विश्लेषण की दृष्टि से तथा उसे समाधान के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करने की दृष्टि से किया जाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है वो पूरा एक सिस्टमैटिक और कम्प्रेहेंसिव ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप विद a view to the analysis of social problem and the presentation of recommendation फॉर इट्स सोल्यूशन। तो बहुत अच्छी बात कह रहा है ये। इसमें किस में होगा? जब हम किसी भी समुदाय का संपूर्ण स्टडी करते हैं तो वो हमारा केस स्टडी में आता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मूल्य मुक्त विज्ञान यानी वैल्यू फ्री की बात किसने करी है? तो वैल्यू फ्री की जो बात करते हैं वो
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे कहा है वैल्यू फ्री में तो वेवर भी रहता है, लेकिन कह क्या रहा है, उसको मिथक मान रहा है, यद्यपि यह वांछनीय है। मतलब वैल्यू फ्री साइंस इज अ मिथ थ्रू इट इज़ अ डिजायरेबल। तो मिथक है, यद्यपि यह वांछनीय पाया जा सकता है, लेकिन मिथक है ये। तो ये बात किसने कही? अगर ये बात पूछेगा तो ये हो जाएगा गोल्डनर का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। किसके अनुसार एक सैद्धांतिक प्रतिरूप मूल सिद्धांत के माध्यम से निर्मित घटनाओं के समूह का अवधारणीकरण है, जहां अंतिम उद्देश्य शब्दों, प्रस्थापना और संबंधों की स्थापना है, जो यदि पुष्ट हो जाए तो सिद्धांत बनेंगे, अगर वैलिडेट हो जाता है तो वो क्या बनेगा? थ्योरी होगा। तो ये बात किसने कही है? तो ये बात कही है, बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट हैं जिन्होंने बात बोली है, विलर ने बोली है। हालांकि इसका पहले आंसर मार्टन था, लेकिन बाद में चेंज करके विलर कर दिया गया था। और थॉमस कुहन तो आपको पता है किस चीज़ की बात करते हैं, वो करते हैं पैराडाइम शिफ्ट की, तो वो तो वैसे भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये कोटेशन है विलर का कि अगर जो प्रस्थापना और संबंधों की स्थापना है, अगर वो पुष्ट हो जाएगा, मतलब ये प्रीपोजिशन और रिलेशंस ये अगर पुष्ट वैलिडेट हो जाते हैं तो ही वो थ्योरी बनेगी। तो ये बात कही विलर ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए डेफिनेशन हो सकती है, तो इसे आप प्लान कर लेना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विचार पद्धति व्याख्यात्मक रूप निर्देशन का उदाहरण नहीं है? स्कूल ऑफ थॉट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरप्रिटेटिव पैराडाइम। तो वो कौन सा नहीं है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि पैराडाइम के कौन कौन से टाइप्स हैं, जब हम आपको आरपीएससी का ही कोई पेपर करा रहे थे, आई थिंक 2025 या 4 करा रहे थे, उसमें मैंने अच्छे से आपको पैराडाइम क्या है, पैराडाइम के टाइप्स सब कुछ बताया था। तो वो यहाँ पे काम आ रहा है। इंटरप्रिटेटिव पैराडाइम से कौन संबंधित है? वेबर संबंधित है। तो ये पूछ रहा है कि उसमें कौन सा नहीं है। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, एथनोमेथडोलॉजी, फेनोमेलॉजी अगर आप देखेंगे तो ये लगभग एक ही जैसी बात करते हैं, और वेवर, शूट्स ये सब तो एक ही में आएंगे, तो इस वजह से ये तो रहेगा। लेकिन मार्क्सवाद जो है, मार्क्सिज्म, वो इसका विचारवादी पद्धति उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिद्धांत विकास के चरण हैं, स्टेजेस इन थ्योरी डेवलपमेंट आर, कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो गिविंग अ प्रीपोजिशन हो जाएगा, empirical testing of relationship between proposition and desirable, the pattern of relationship among the preposition, प्रस्थापनाओं के बीच संबंधों का स्वरूप वर्णन करना, explaining the pattern of relationship, संबंधों के स्वरूप की व्याख्या करना। और सेकंड नंबर पे था प्रस्थापनाओं के बीच संबंधों का अनुभव से परीक्षण करना। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा उसका सीक्वेंस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रीपोजिशन देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? प्रस्थापनाओं के बीच संबंधों का वर्णन करेंगे, यानी हम लोग करेंगे डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप अमंग द प्रीपोजिशन। उसके बाद हम फिर जो संबंध होंगे उसको एक्सप्लेन करेंगे, और फिर हम करेंगे लास्ट में जाके एम्पिरिकल टेस्टिंग। तो टेस्टिंग तो सबसे बाद में होगी, अगर आप यहीं से भी देख लेंगे तो भी हमारा हो जाएगा। बी सबसे लास्ट में होगा, और ऑप्शन जो बी है सबसे लास्ट में वो केवल एक ही में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम कम समय में भी अपने क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। किसी घटना के कारणों या क्यों कारण से संबंधित होता है, मतलब वाई फैक्टर किस रिसर्च डिज़ाइन से संबंधित होता है, वो आपको बताना है। बहुत ही सिंपल है, जो वाई है वो एक्सप्लेनेटरी से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए डिस्क्रिप्टिव में किसकी बात करते हैं तो हाउ की बात करते हैं, और एक्सप्लेनेटरी में किसकी बात करते हैं तो व्हाट की बात करते हैं, और एक्सप्लेनेटरी में किसकी बात करते हैं? वाई की बात करते हैं। तो यहाँ पे इसने पूछा है वाई, तो वाई हो जाएगा एक्सप्लेनेटरी में, और अगर वाट होगा तो एक्सप्लोरेटरी में, और अगर हाउ होगा तो डिस्क्रिप्टिव में। तो आपको तीनों ही लर्न करना पड़ेगा, व्हाट, हाउ और वाई, तीनों ही इम्पोर्टेंट है। जिकमंड के अनुसार अन्वेषणात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या नहीं है? तो जिकमंड अगर आप हटा भी दो तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का उद्देश्य जो है वो क्या नहीं है? तो डायग्नोजिंग अ सिचुएशन, स्थितियों का निदान करना हो जाएगा। स्क्रीनिंग अल्टरनेटिव्स, विकल्पों की जांच करना हो जाएगा। डिस्कवरिंग न्यू आइडियाज़ ही मेन इसका आइडिया होता है। पायलट स्टडी तो तब होगी जब आपको पता होगा, जब हम न्यू आइडियाज़ को डिस्कवर कर रहे हैं तो पायलट स्टडीज़ कैसे हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ अवलोकित घटनाओं के स्पष्ट संबंधों की व्याख्या करता हुआ आंतरिक प्रस्थापनाओं का सुसंगत पुंज है। तो ये क्या है?
सेट ऑफ इंटरनल प्रीपोजिशन एक्सप्लेनिंग अपरेंट रिलेशनशिप ऑफ सर्टेन ऑब्जर्व फेनोमेना इज। तो बहुत ही सिंपल है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे थ्योरी। सेट ऑफ प्रीपोजिशन ऑलरेडी थ्योरी होता है, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है, तो ये आपके यहाँ पे काम आ रहा है। नेक्स्ट है प्राकल्पनाओं के निर्माण के मानदंड क्या हैं। हाइपोथेसिस के जो क्राइटेरिया है वो आपको बताना है, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से गुड एंड हार्ट के अकॉर्डिंग बताया है कि क्या क्राइटेरिया है। तो ये उसी में से घुमा घुमा के पूछता रहता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो हम लोग देख लेते हैं। इट शुड बी एम्पिरिकली टेस्टेबल, तो ये तो मैंने आपको बताया ही, अनुभव द्वारा परीक्षण ही होनी चाहिए। द स्टेटमेंट इज़ द हाइपोथेसिस शुड नॉट बी कंट्राडिक्टरी, तो इसके जो स्टेटमेंट है वो कंट्राडिक्टरी नहीं होने चाहिए, और कहीं कहीं यही लिख देता है शुड बी कंट्राडिक्टरी, तो यहाँ नॉट लिखा है, तो इसलिए ये सही है। इट शुड बी एम्फसाइज एंड नॉन स्पेसिफिक, तो यहाँ पे क्या लिखा है, नॉन स्पेसिफिक या अस्पष्ट और गैर विशिष्ट होनी चाहिए। तो इसकी जो हम लोग विशेषता पढ़ते थे उसमें क्या था कि ये स्पेसिफिक होना चाहिए, नॉन स्पेसिफिक लिख दिया ना, तो इस वजह से ये इसमें नहीं आएगा। इट शुड स्पेसिफाई वेरिएबल्स बिटवीन विच द रिलेशनशिप इज टू बी स्टैब्लिश, तो यहाँ पे फिर इन्होंने क्लियर लिखा है। तो आपको अगर पता होगा स्पेसिफिक होना चाहिए, नॉन स्पेसिफिक, तो आपका सवाल सही हो जाएगा। तो स्पेसिफिक होना चाहिए, तो 1 ए बी और डी हो जाएगा, और ए बी डी हमारा है ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ अ करेक्ट आंसर। और इसके अलावा जो है यहाँ पे इट शुड बी एम्पिरिकली टेस्टेबल होना चाहिए, और रिलेटेड टू टेक्निक होना चाहिए, रिलेटेड टू थ्योरी होना चाहिए, ये भी इसमें आता है। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं हाइपोथेसिस के गुड एंड हार्ट के अकॉर्डिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना है इनको। ये नल हाइपोथेसिस जो होती है वो हमें क्या टेल अस दैट टू वेरिएबल्स आर, वो हमें बताती है कि दो चर क्या है नल हाइपोथेसिस में, एक दूसरे से संबंधित होते हैं या नहीं होते हैं। तो नल हाइपोथेसिस में एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं, नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। प्राकल्पना के परीक्षण के लिए प्राकल्पनात्मक निगमन विधि को किसने अपनाया है, यानी यहाँ पूछ रहा है हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड को किसने यूज़ किया है जब वो हाइपोथेसिस को टेस्टिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड है वो यूज़ किया है सिंपल सिंगलेटन और स्टेटस ने, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। जो हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितनी स्टेज होती हैं। तो इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। तो उन 3 स्टेजेस में क्या होता है, सबसे पहले जो होता है वो रचना होती है, और उसके बाद क्या होता है, परिणाम होता है। जस्ट अ मिनट, रचना होती है, देन परिणाम होता है, और परिणाम के बाद क्या होता है, निष्कर्ष होता है। तो ये 3 क्या हैं, स्टेजेस हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसको यूज़ किसने किया है, तो इसको यूज़ किया है दुर्खीम ने अपने उसमें यूज़ किया है। जब वो उसकी बात करते हैं, जब उन्होंने टेस्ट की बात करी है, तो इसको इन्होंने इस मेथड को यूज़ किया है जब उन्होंने अपना सुसाइड वाला यूज़ किया था, उसमें इन्होंने इसको यूज़ किया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो ब्लैक एंड चैम्पियन है, उनका भी एक वो है, उनका जो नाम है टेस्ट का वो ये है, वो आप याद कर लेना, कहीं पूछा जा सकता है। एम्पिरिकल स्क्रूटिनी यानी अनुभव परक परीक्षण, ये है ब्लैक एंड चैम्पियन का अनुभव परक परीक्षण। ये अगर पूछ ले कि इन्होंने कौन सा मेथड यूज़ किया या इनका कौन सा है, तो ये हो जाएगा एम्पिरिकल स्क्रूटनी, ब्लैक एंड चैम्पियन इनका है। और अगर पूछ लेगा गुड एंड हार्ट का कौन सा है, तो गुड एंड हार्ट ने भी एक दिया है, तो उसको बोलते हैं तर्क संगत साक्ष्य की आवश्यकता। और अगर हम इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलें, तो यहाँ पे है, मैं मेंशन कर दे रही हूँ, एम्पिरिकली डिमॉन्स्ट्रेटेड, ये किसका है, ये गुड एंड हार्ट का हो जाएगा। और एक और है जो है क्लासिकल अप्रोच, वो भी पूछा जाता है, तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, फिर लिख देती हूँ वो वाला। ये क्लासिकल अप्रोच जो है ये भी पूछा जा सकता है। क्लासिकल अप्रोच ये किसका है, ये है केनेथ बेली का, जो कि अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर पूछ लिया जाएगा तो आपका
में भी मिस्टेक हो जाए। तो क्लासिकल अप्रोच है केनेथ बेली का, और इसमें भी 3 स्टेजेस हैं। तो वो 3 स्टेजेस आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो स्टेज होगी वो हो जाएगी अवधारणात्मक, यानी कॉन्सेप्चुअल स्टेज होती है इसमें सबसे पहली, कॉन्सेप्चुअल। दूसरी जो स्टेज होती है वो होती है एम्पिरिकल स्टेज, यानी अनुभवात्मक। और तीसरी जो स्टेज होती है वो होती है एकत्रीकरण या विश्लेषण, यानी इसको हम कहेंगे गैदरिंग डेटा एंड एनालिसिस। तो ये हो गया। और ये वाला जो है क्लासिकल अप्रोच जो है वो केनेथ बेली का, इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। तो पहली कॉन्सेप्चुअल, दूसरी एम्पिरिकल और तीसरी गैदरिंग डेटा एंड एनालिसिस, ये 3 स्टेजेस होती हैं। अगर हम हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मेथड की बात करें जो इसमें पूछा गया था, उसकी भी 3 स्टेजेस होती हैं, जो मैंने आपको बताया कि पहले आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर उसके परिणाम निकालेंगे और फिर लास्ट में क्या करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, इसमें भी 3 स्टेजेस हैं, कहीं पूछ ले तो दोनों में ही 3-3 स्टेजेस हैं। तो ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता दिया कि ये अगर आता है तो आप याद रखना। और अगर सोशियोलॉजिस्ट में पूछ ले किसने यूज़ किया इसको, तो इसको यूज़ किया है दुर्खीम ने। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो उसको इन्होंने यूज़ करके फिर टेस्ट किया था अपनी हाइपोथेसिस को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। अब चलो फटाफट कर लेते हैं। वह घटक है जिसके आधार पर हम समष्टि में से प्रतिदर्श लेते हैं। तो हम लोग सैंपल जब टोटल यूनिवर्स में से लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग ट्रेट कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक दैव प्रतिदर्श के चयन की प्रवृत्ति नहीं है, यानी रैंडम सैम्पलिंग की टेक्निक कौन सी नहीं है वो आपको बतानी है। तो देख लेते हैं कौन सी नहीं है। यहाँ पे लॉटरी मेथड पूछा है, लॉटरी मेथड, कार्ड और टिकट मेथड, टिपट्स टेबल मेथड, स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो ये सारे इसके नहीं हैं। इसमें जो रैंडम सैम्पलिंग का मेथड का पूछा है ना, तो स्नोबॉल जो होगा वो हो जाएगा, इसका नहीं है, क्योंकि ये सारे मेथड जो हैं रैंडम सैम्पलिंग के ही हैं। तो स्नोबॉल हो जाएगा। और यहाँ पे स्नोबॉल के साथ साथ आपको पता होना चाहिए वॉलंटरी मेथड है और सेल्फ सेलेक्टेड मेथड है, ये सारे इधर आएंगे। क्योंकि ये नॉन पर्पजिव में है। पर्पजिव और नॉन पर्पजिव आपको याद रख लेना है। ओके, नीचे ये पूछा भी गया है नॉन पर्पजिव, तो यहाँ से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं बता दे रही हूँ। नॉन प्रोबेबली यानी गैर संभावना प्रतिदर्श का स्वरूप कौन सा नहीं है, तो वो आपको बताना है। तो इसमें ही कन्फ्यूज़न हो जाता है। रैंडम सैम्पलिंग तो प्रोबेबिलिटी में आता है, लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन सा आता है वो आपको ध्यान रखना है। तो अब ये पूछ रहा है कि कौन सा उसका टाइप नहीं है, तो जो उसमें जाएगा प्रोबेबिलिटी में वो इसका टाइप नहीं होगा। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग, पर्पजिव सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग। तो इसका जो टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा क्लस्टर सैम्पलिंग जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का टाइप है। और नॉन प्रोबेबिलिटी में टोटल कितने होते हैं, वो 5 होते हैं, वो आपको याद कर लेना है। तो कन्वीनियंस हो गया, पर्पजिव हो गया, कोटा हो गया, और इसके साथ ही साथ में हो जाएगा स्नोबॉल और सेल्फ सेलेक्टेड या वॉलंटियर। ये 5 जो हैं ये इसमें आते हैं। और इसकी ट्रिक आप बना सकते हैं PAQSS। तो P से हो जाएगा पर्पजिव, A से हो जाएगा एक्सीडेंटल, और Q से हो जाएगा क्वाटा, और S से हो जाएगा स्नोबॉल, और S से हो जाएगा सेल्फ सेलेक्टेड। तो ये इसमें आते हैं। एक्सीडेंटल को कन्वीनियंस भी कह सकते हैं। तो ये आपको याद कर लेना है, ये आपके काम आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, किसने कहा कि विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है और अंतिम प्रामाणिकता की जांच के लिए उसको फिर अवलोकन पे ही लौटना पड़ता है। बहुत फेमस डेफिनेशन है, बहुत बार पूछी गई, गुड एंड हार्ट की है। साइंस बिगेन विद ऑब्जर्वेशन एंड इट मस्ट अल्टीमेटली रिटर्न टू ऑब्जर्वेशन फॉर हिज फाइनल वैलिडेशन। के लिए उसको फिर से ऑब्जर्वेशन पे जाना पड़ता है। अवलोकन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ऑब्जर्वेशन की विशेषताएं आपको बतानी है। तो नॉन एम्पिरिकल स्टडी नहीं होता है, साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक प्रिसिशन, वैज्ञानिक सुनिश्चितता, डायरेक्ट मेथड होता है, एम्पेरिकली निष्पक्षता। ये निष्पक्षता तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन BCD हो सकता है, ऑप्शन A इसमें नहीं आएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें नॉन एम्पिरिकल स्टडी नहीं आएगा, क्योंकि वो एम्पिरिकल स्टडी होता है।
साइंटिफिक प्रिसीशन, डायरेक्ट मेथड, इम्पार्शियलिटी। तथ्य संकलन की कौन सी प्रणाली में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता है? तो यूज ऑफ आइज रादर देन द ईयर एंड वॉइस। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में ही यूज ऑफ आइज होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। किसने साक्षात्कार को उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप कहा है? इंटरव्यू एज अ कन्वर्सेशन विद अ पर्पज, ये किसने बोला है? तो ये बोला है बिंघम एंड मोरे ने। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट हमारा है ब्लैक एंड चैंपियन के अनुसार साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता के बीच में संबंध होते हैं। तो ये भी बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। तो इसमें जो संबंध होते हैं वो कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं या स्थायी होते हैं, सहभागी होते हैं, परिचित होते हैं, सहभागी होते हैं और अजनबी होते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो अस्थायी होते हैं और सहभागी और अजनबी होते हैं, स्ट्रेंजर्स होते हैं। तो यहाँ पे ए और जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सहभागी वैज्ञानिकों ने औपचारिक, नियंत्रित, निर्देशित साक्षात्कार शब्दावली का प्रयोग कैसे किया था? फॉर्मल, कंट्रोल और डायरेक्टेड टर्मिनोलॉजी फॉर अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, सेमी स्ट्रक्चर्ड, फोकस स्ट्रक्चर्ड या स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो ये किया था स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के लिए, संरचित साक्षात्कार के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। साक्षात्कार अनुसूची में प्रश्न वह होता है जिसमें उत्तर 2 या 2 से अधिक श्रेणियों में होता है, फिर भी श्रेणियों का कोटि क्रम नहीं होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है एन इंटरव्यू शेड्यूल क्वेश्चन इज वन इन विच इट्स रिस्पॉन्सेज फॉल इनटू 2 और मोर कैटेगरीज, लेकिन इसमें कोई भी रैंक ऑर्डर नहीं होता है। 2 कैटेगरी तो होती हैं लेकिन कोई रैंक ऑर्डर नहीं होता है। तो जब कोई रैंक ऑर्डर नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं? ऑर्डिनल और नॉमिनल में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो आपको याद रखना है सिंपली, अगर रैंक होगी तो वो हो जाएगा ऑर्डिनल और अगर रैंक नहीं होगी तो नॉमिनल। तो यहाँ क्या कह रहा है? नो रैंक ऑर्डर, तो ये क्या हो जाएगा? नॉमिनल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने बांट दिया, जो हमारे हेयर हैं, बाल हैं, वो किसी भी कलर के हो सकते हैं, किसी के काले हैं, किसी के सफ़ेद हैं और किसी के क्या हैं, ब्राउन है। तो ये जो कलर है वो हमने बांटा डिफरेंट उसमें, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये कैटेगरीज हो गई कि इस तरह का है, लेकिन इसमें कोई रैंक नहीं, काला वाला अच्छा है, सफ़ेद वाला ख़राब है, ब्राउन वाला उससे भी ख़राब है। तो ऐसा नहीं है। जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें और ऑप्शन क्या हो सकता है? नेशनैलिटी हो सकता है। जैसे हमारा राष्ट्रीयता है, तो हम किसी की राष्ट्रीयता को ये नहीं कह सकते इंडियन अच्छी है, वेस्टर्न ख़राब है, वहाँ की अच्छी, वहाँ की अच्छी, वहाँ की ख़राब, ये सब हम नहीं कह सकते। हमारा जो है सबकी नेशनैलिटी बराबर है, लेकिन ये कैटेगरीज हैं, बांट दिया है केवल इसमें। तो इसी तरह हम जेंडर को कर सकते हैं कि मेल अच्छा, फीमेल ख़राब, ये सब हम नहीं बता सकते, लेकिन कैटेगरी है मेल और फीमेल। और इसी तरह हम और भी ऑप्शन रख सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं इसमें रैंक नहीं बनाते। जब हम ऑर्डिनल की बात करते हैं तो हम उनको बांटते भी हैं और उसमें रैंक भी होती है। तो रैंक भी मतलब एक अच्छा और एक ख़राब होता है। जैसे कि हम किसी का इकोनॉमिक जो लेवल है वो देख सकते हैं कि किस तरह से है, या हम एजुकेशन लेवल देख सकते हैं कि किसी ने 10th किया, किसी ने 12th किया, किसी ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। तो हम बता सकते हैं ये कम अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है। इकोनॉमिक लेवल में भी हम बता सकते हैं कि किसका ज़्यादा अच्छा है, किसका कम, कोई 10 से 15 हज़ार कमाता है, कोई 15 से 20 हज़ार, कोई 20 से 25 हज़ार। तो हम बता सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी ज़्यादा अच्छी है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। तो सिंपली है, अगर रैंक ऑर्डर होगा तो ऑर्डिनल, रैंक ऑर्डर नहीं होगा तो नॉमिनल। इंटरवल क्या होगा? जो उसके बीच का होता है उससे कहते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों ही बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कन्फ्यूज़न भी क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों से शोधकर्ता को प्रश्नावली का निर्माण करते समय बचना चाहिए? तो वैसे क्वेश्चंस कौन से हैं जिनका निर्माण करते समय बचना चाहिए, वो नहीं यूज़ करने चाहिए, तो वो आपको बताना है। तो अगर एम्बिगुअस क्वेश्चंस हैं, संदिग्ध प्रश्न है तो उनसे बचना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस हैं तो उनसे बचना चाहिए और सेंसिटिव क्वेश्चन से बचना चाहिए। अगर क्लियर हैं तो उनसे, और अनएम्बिगुअस हैं तो वो उसमें नहीं होगा। तो यहाँ पे ही असंदिग्ध से कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है इन क्वेश्चन से, इससे बचने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इन तीनों क्वेश्चन से बचना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गार्डनर के अनुसार विषय वस्तु विश्लेषण की विशेषताएं क्या हैं? तो जो गार्डनर हैं उनके अनुसार है, या कंटेंट एनालिसिस की आपको विशेषताएं बतानी है। तो कंटेंट एनालिसिस की जो विशेषता होगी वो हो जाएगी, सब्जेक्टिविटी तो नहीं होगी इसमें, ऑब्जेक्टिविटी होती है, सिस्टमैटिक होगा, जेनरलिटी होगा और क्वांटिफिकेशन होगा, व्यवस्थित, सामान्यता, परिमाणन। तो यहाँ पे क्या होगा?
ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी, बी, सी, डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अवधारणात्मक शब्दों के समूह में एकत्रित किए शब्दों का विश्लेषण होता है जो अनुसंधान कल्पना में चरों को बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो हो जाएगा हमारा एनालिसिस ऑफ वर्ड्स grouped into conceptual cluster that constitute variable in a research hypothesis called conceptual analysis। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सारंता कोश के अनुसार वर्णनात्मक संवर्गीय गहनता विश्लेषण स्वरूप है। डिस्क्रिप्टिव, कैटेगरिकल और इंटेंसिटी एनालिसिस आ फॉर्म ऑफ, तो ये हो जाएगा हमारा कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से विषय वस्तु विश्लेषण के लिए कौन सा एक आधार सामग्री का स्रोत नहीं है? सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन फॉर कंटेंट एनालिसिस नहीं है। तो बुक्स, मैगजीन हो जाएगा, रिकॉर्ड्स हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा, लेकिन फील्ड सर्वे नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। रेडक्लिफ ब्राउन ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फील्ड वर्क किया है? तो उन्होंने फील्ड वर्क कहाँ पे किया है रेडक्लिफ ब्राउन ने? ट्रोबियन आइलैंडर में किसने किया है? वो तो किया है मेलिनोस्की ने। और अंडमान आइलैंडर में किसने किया है? ब्राउन ने। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बर्जर के अनुसार व्यक्तिक अध्ययन विधि को प्रयोग में लाने के क्या कारण हैं? जो केस स्टडी मेथड को ला रहे हैं उसका क्या कारण है? तो उसका कारण है प्राकल्पनाओं का निर्माण करना, अवधारणा बनाना, चरों को परिभाषित करना, लेकिन साक्ष्यों की श्रृंखला बनाना इसमें नहीं होता है। टू मेंटेन अ चेन ऑफ एविडेंस, तो ऑप्शन जो 3 है वो वाला इसमें नहीं होगा। तो ए, बी और डी हो जाएगा। तो ए, बी और डी किस में है? तो ए, बी, डी है ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसका आंसर 3 ही करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको ये याद भी होना चाहिए केस स्टडी में हाइपोथेसिस बनाएंगे, अवधारणा बनाएंगे और चरों को परिभाषित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। बेरलसन के अनुसार किस अनुसंधान तकनीक से संप्रेषण को अभिव्यक्त सामग्री के वस्तुपरक, मात्रात्मक और व्यवस्थित वर्णन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो है कंटेंट एनालिसिस। बेरलसन ने किसकी बात करी? कंटेंट एनालिसिस की। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है सहभागी अवलोकन तथा साक्षात्कार का प्रयोग कर व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जब हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करेंगे, फेस टू फेस इंटरव्यू करेंगे, तो उसको हम कहेंगे एथनोग्राफी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमने पूरे 150 क्वेश्चंस को करते हुए आरपीएससी के पार्ट 2 सोशियोलॉजी को कंप्लीट करते हुए आरपीएससी के जितने ही पेपर थे, जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं 2025 तक, वो हमने ऑल कंप्लीट कर लिए हैं। और अब आप लोगों को रिवीजन करना है और अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करिए। हमने अपनी तरफ से सारे ही इंपॉर्टेंट पेपर करा दिए हैं और जो इम्पोर्टेंट पेपर मुझे लगेगा असिस्टेंट प्रोफेसर हो या पीजीटी, उसके हम सॉल्व कराएंगे। बाकी मैंने फ़िलहाल सभी करा दिए हैं, अब आपका काम है रिवाइज़ करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट या नेक्स्ट किसी चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।